देश के उतार चढ़ाव को बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हैं, सबसे पहले उनका दायित्व है कि वो ऐसे लोगों को पूछे कि जिस परिस्थितियों का वर्णन आप कर रहे हो, अगर ये सही है तो 50, 60, 65 साल तो आपने राज किया भाई। ये मुसीबत के जो जन्मदाता आप हो और आपने अब तक की बर्बादी लाई क्यों? पहले उनका जवाब मांगो भाई। नंबर 1। नंबर 2, एक्सरे का मतलब क्या है जी? मतलब हर परिवार में जाना, घर घर छापा मारना, अगर किसी अनाज के डिब्बे में किसी महिला ने अपने गहने छपा के रखे हैं, उसको भी एक्सरे किया जाएगा, उनके गहने ले लिए जाएंगे, जमीनों का हिसाब किताब किया जाएगा और फिर उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये दुनिया में एक माओवादी विचार ने सब किया हुआ है, दुनिया बर्बाद हो चुकी है जी। ये पूरी तरह अर्बन नक्सल उस सोच का सीधा सीधा प्रगटीकरण है और इसलिए मैनिफेस्टो आने के 10 दिन तक बाद भी ये जो जमात आए दिन लिखापट्टी करती है ना, वो चुप रही, उनके प्रोटेक्शन में चुप रही है। तब मिलके मेरी जिम्मेवारी बन जाती है कि देश को जगाना कि भाई देखिए आपको लूटने की ये तरकीब हो रही है। और दूसरा पार्ट है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वगैरह उन्होंने हर बार कहा है कि भाई जो भी संपत्ति होगी इस पर पहला अधिकार किसका होगा। तो हिसाब किताब वो साफ है, वो क्या करना चाहते हैं। आपने ये सवाल भी उठाया है। 2006 का एक वीडियो जो वायरल हो रहा है जिसमें मनमोहन सिंह जी ने कहा है कि गरीब मुसलमानों का पहला अधिकार रिसोर्सेज पर है, ये उन्होंने साफ कहा है। आपने उसको मैनिफेस्टो में भी ये बात पॉइंट आउट की है कि ओबीसी रिजर्वेशन का जो है पार्ट लेकर वो मुसलमानों को दे देना चाहेंगे और 2004 से 2014 के बीच में उन्होंने 4-5 बार ऐसा करने की कोशिश की भी है। अरे भाई, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है। जरा मेरा जवाब लंबा हो जाएगा, लेकिन देश के लिए मुझे बताना पड़ेगा। बताइए। आप कांग्रेस का इतिहास देख लीजिए। 90 के दशक से ये मांग उठी है देश में। समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जिसको लगता था कि हमारे लिए कुछ होना चाहिए, उसके लिए आंदोलन हुए हैं। 90 से पहले कांग्रेस ने पूरी तरह इस बात को खारिज कर दिया, उसका विरोध किया, उसको दबाने की कोशिश की है। यानी 90 के पहले का उनका दशक है। फिर उनको जितनी भी कमीशन बने, जितनी कमेटियां बनाई, उसके भी रिपोर्ट्स ओबीसी के विचार के पक्ष में आने लगे। अब उनके सिफारिशों को भी वो नकारते रहे, रिजेक्ट करते रहे, दबाते रहे। 90 के दशक में उनको लगा कि भाई अब इसको जरा उनकी वोट बैंक की राजनीति के अनुसार उसको टर्न दिया जाए। उन्होंने पहला पाप किया क्या? 90s के दशक में कर्नाटका में उन्होंने धर्म के आधार पर, आपको याद होगा, कर्नाटका में उन्होंने धर्म के आधार पर मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर दिया। यानी देश के ओबीसी को नकारना, उस विचार को दबाना, उस विचार को रिजेक्ट करना, लेकिन राजनीति खातर मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर देना। केंद्र से कांग्रेस गई, 2004 तक ये प्लान ठप रहा, उनका इरादा पक्का नहीं हुआ। 2004 में वो फिर आए, तो आते ही आंध्र में मुस्लिम को ओबीसी कोटा ये देना तय कर लिया। मामला कोर्ट में जाके उलझ गया। अब ओबीसी के 27% जो आरक्षण मिला हुआ है, भारत के संसद ने दिया है, संविधान के मूलभूत भावना के प्रकाश में दिया है। 27% शहद लगाने की उन्होंने तैयारी कर दी, डाका डालने की कोशिश की। 2006 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग हुई थी, एनडीसी की। मनमोहन जी के बयान पर बहुत बड़ा हंगामा हो गया। 2 साल कांग्रेस पूरी चुप रही। 2009 के घोषणा पत्र में फिर से इसका जिक्र किया।
2011 में कैबिनेट नोट है इसका। 2011 के कैबिनेट नोट में ओबीसी के 27% हिस्सा डाका डाल करके उसमें से मुसलमानों को दे देना उन्होंने तय किया जी। 2012 यूपी चुनाव में भी उन्होंने इसकी एक असफल कोशिश की, फायदा नहीं हुआ। 2012 आंध्र हाईकोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया, कानूनी जजमेंट आ गया। एससी में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां भी उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। 2014 के घोषणा पत्र में भी धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही है, जबकि हिंदुस्तान का संविधान जब बना तब तो कोई आरएसएस वाले, बीजेपी वाले संविधान सभा में नहीं थे। बाबा साहब आम्बेडकर जैसे लोग बैठे थे, पंडित नेहरू जैसे बैठे थे, सरदार वल्लभ भाई बैठे थे, देश के कई महापुरुष बैठे थे। उन सब ने लंबे चिंतन के बाद तय किया था कि भारत जैसे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। 2024 के चुनाव में आप देख रहे हैं उनका मैनिफेस्टो, और मैंने कहा इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है, यानी मुस्लिम लीगी नीतियां उन्होंने अपनाना शुरू किया। अब ये जो उन्होंने स्थितियां बनाई हैं, मुझे बताइए कि देश के लोगों को ये जिस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिस प्रकार से लोग बाबा साहब आम्बेडकर को अपमानित करते हैं, एससी एसटी के आरक्षण पर भी खतरा, तलवार लटका देते हैं, ओबीसी का तो जीना मुश्किल कर देंगे। क्या मुझे देश की जनता को प्रशिक्षित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं सभी जो भी विद्वान लोग हैं, जो कलम के धनी हैं, जो निष्पक्ष हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि ऐसे समय देश को वो एजुकेट करें, सही चीजें बताएं। कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने ऐसा स्पेसिफिकली नहीं बोला है, जो कि उन्होंने मैनिफेस्टो में बोला है, उसमें लिखा है कि इनकरेज और असिस्ट करेंगे स्टूडेंट्स को बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटीज़। उन्होंने ये कहा है कि विल इंश्योर माइनॉरिटीज़ रिसीव देयर फेयर शेयर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, ये बोला है। तो इसको आप कैसे पढ़ते हैं, मतलब उनके मैनिफेस्टो को? मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं, मैंने 1990 से आपको हिसाब दिया है जी। 1990 का हिसाब देखोगे, उसके बाद आप क्या कहोगे मुझे? अब मुझे उसमें एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती जी। आपको 1990 से लेकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के 2009 के बयान तक और सारी चीजों को एक टेबल पर लेकर के देखोगे तो आप बिल्कुल इसमें से क्या निकालोगे भाई? मैं नहीं निकाल रहा हूं जी, हर एक को यही निकालना पड़ेगा भी हाँ, मतलब कि एक करके यहां जाएंगे वो। और ये जो भागीदारी की बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस में कि जजेस ओबीसी नहीं है, मीडिया में ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन कम है, इसको आप कैसे देखते हैं? अब मुझे बताइए, जो 2014 में हम आए, हमने ऐसी कोई नीति बनाई है क्या जो जिसके कारण किसी को रुकावट हो जाए? तो ये उनके पाप है, उनके पापों को देश भुगत रहा है। अगर उन्होंने सच्चे अर्थ में सेकुलरिज्म किया होता, सच्चे अर्थ में सामाजिक न्याय किया होता, वोट बैंक की राजनीति न की होती, तो ये उनको आज इस प्रकार से झूठे कागजों को लेकर के घूमना नहीं पड़ता। जी। मुझे विश्वास है कि 10 साल से मैं जो कर रहा हूं, स्थिति ऐसी आएगी कि जितनी बातें हैं उनका जवाब हम ही देंगे, कर करके देंगे, हर एक को योग्य न्याय देंगे। आज हमारे पहले देश के राष्ट्रपति आदिवासी कैसे बने हुए? हमारी सोच के कारण बने। हमें 3 बार राष्ट्रपति बनाने का मौका आया, एक बार अटल जी के समय, 2 बार मेरे समय। पहली बार हमने किसको बनाया? माइनॉरिटी को बनाया। जी बिल्कुल। अब्दुल कलाम जी को बनाया। मुझे मौका मिला पहला तो किसको बनाया? दलित को बनाया। दूसरा मौका मिला तो किसको बनाया? आदिवासी महिला को बनाया। तो ये हमारे आचरण से पता चलता है कि हमारी सोच क्या है। जी। मोदी जी, आपने एक बात और कही है और इसको मैं एक लंबे सवाल से भी जोड़ना चाहता हूँ। आपने कहा है कि अगर इनका गठबंधन जो है सरकार बनाएगा तो ये पीएम बाय रोटेशन होगा। ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किसको पीएम बनाएंगे, तो एक साल के लिए सब लोग पीएम बनेंगे। सवाल मेरा थोड़ा बड़ा है।
सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि जिस स्टेज में इंडिया का जो डेवलपमेंट स्टेज है उसमें कोएलिशन गवर्नमेंट काम करेगी या एक स्टेबल गवर्नमेंट ज़्यादा इफेक्टिव होगी? दो अलग अलग सवाल है जी। देखिए, आप कांग्रेस का कैरेक्टर देखिए। उनके यहाँ राजस्थान में पार्टी के अंदर आंतरिक संघर्ष था, तो उन्होंने फॉर्मूला बनाई 2.5 साल मुख्यमंत्री की, 2.5 साल एक मुख्यमंत्री रहेंगे, 2.5 साल दूसरे ये राजस्थान में फॉर्मूला बनाई थी, नॉन फॉर्मूला है। छत्तीसगढ़ में ऐसा उनकी पार्टी के भीतर झगड़ा हुआ तो वहाँ भी उन्होंने फॉर्मूला बनाई कि 2.5 साल एक, 2.5 साल दूसरा, और उन्होंने मामला संभाल करके गाड़ी चलाई। और ये भी सच्चाई है कि 2.5 साल के बाद वो मुकर गए जी। यानी खुद की पार्टी के साथ धोखा किया, खुद की पार्टी के अंदरूनी धोखा करने की उनकी प्रवृत्ति, वो तो एक। इसका मतलब ऐसी फॉर्मूला कांग्रेस के दिमाग में होना ये प्रूवन है उसमें। और मैंने अभी कहीं मीडिया में पढ़ा कि उनकी एक कोई छोटी सी मीटिंग हुई थी, मीडिया में पढ़ा मैंने, और उसमें ये कहा कि भाई अब आज के स्थिति जब मोदी बार बार पूछ रहा है भाई इतना बड़ा देश किसको सुपुर्द करे, आपका नाम तो होना चाहिए ना, इतना बड़ा आप किसी का भी नाम दीजिए जी। कोई तो नाम देना पड़ेगा ना। अरे क्रिकेट की टीम होती है वो भी कैप्टन बताती है, कबड्डी की टीम होती है वो भी कैप्टन बताती है। भाई आप बता नहीं रहे हो कि इतना बड़ा देश दे किसको। और तब जाकर फिर उन्होंने कोई ऐसे फॉर्मूला बनाई है कि भाई 1 ईयर 1 PM फॉर्मूला। अब एक PM 1 साल रहेगा तो आएगा, पूरी नई सरकार बनाएगा, कैबिनेट बनाएगा, तो फिर शपथ समारोह चलते रहेंगे 5 साल, और क्या होगा जी। और देश संकट समारोह में उलझता रहेगा, वो शपथ समारोह में उलझते रहेंगे। अब कोई देश ऐसे चल सकता है? इतना बड़ा देश जी। देश ने 30 साल तक अस्थिरता देखी है, मिलीजुली सरकारों का दौर देखा है। आज दुनिया में भारत के प्रति विश्वास बढ़ा है, उसका कारण भारत के 140 करोड़ लोगों ने एक स्थिर, मजबूत, स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनाई। तो कोई भी भरोसा करेगा भाई हाँ जी। इस सरकार के पास मैंडेट है, मिलीजुली सरकार पर कोई भरोसा ही नहीं करता है। और इतना बड़ा देश ऐसे थोड़ा चल सकता है। लेकिन आज देश की राजनीति ऐसी है कि कोई एक पार्टी कितने ही बहुमत से क्यों न जीते, उसने रीजनल एस्पिरेशंस को ऑनर करना ही होगा। और इसलिए हमें पूर्ण बहुमत मिला, फिर भी हम सरकार एनडीए की बनाते हैं, एनडीए के साथियों को लेकर के बनाते, क्योंकि एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद भी देश के राजनीतिक उज्जवल भविष्य के लिए, देश के लोगों के एस्पिरेशंस के लिए, रीजनल एस्पिरेशंस को उतना ही रिस्पेक्ट देना चाहिए, उतना ही हिस्सा देना चाहिए। और ये कैरेक्टर एनडीए ने डेवलप किया है, भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। आपने रीजनल एस्पिरेशंस की बात की तो उसकी बात